हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। आज हम पार्ट 2 एचआरडी यूनिट 3 जो कि यूजीसी नेट कोड 55 के सिलेबस में वी कंप्लीट करेंगे 160 क्वेश्चंस। ऑलरेडी 75 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं एंड पार्ट 1 में हम फाउंडेशन एचआरडी क्लाइमेट इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके रिलेटेड एचआरडी मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस काउंसलिंग बिहेवियर इंटरवेंशन। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके इसको सॉल्व करिए एंड इसके रिलेटेड आपको अगर टॉपिक कोई क्वेरी है तो आई ऑलरेडी मेंशन मैनी वीडियो इन यूनिट 4 एंड यूनिट 3, सो जाइए और देखिए देन सॉल्व करिए। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एचआर अकाउंटिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड आईएचआरएम मॉडल थ्योरी। देन लास्ट में मेंटरिंग कोचिंग के क्वेश्चंस करेंगे। देन कम टू द एचआर अकाउंटिंग ऑडिट स्टार्ट। The major conceptual limitation of Levi-Strauss human resource valuation model, present value of future earning is that completely fixed। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि हमें ना सारे मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग का जो मॉडल है, जो लेविस्कॉस ने दिया था, उसकी क्या लिमिटेशन है? उसकी लिमिटेशन ये थी कि वो ना सिर्फ करंट वाले को देखता था, प्रेजेंट को देखता था ना, तो ये उसकी लिमिटेशन थी। मतलब लेविस्कॉस मॉडल अज्यूम क्या करता है, एम्प्लॉय स्टे देयर करंट स्टेट अंटिल द, वो हमेशा जब तक वो रिटायर नहीं हो जा रहा, जब तक उसको करंट स्टेट में ही उसको अज्यूम करके चलता था। इग्नोरिंग आर्टिफिशियल रोल प्रमोशन, वो सारी चीजों को इग्नोर कर देता कि कोई प्रमोट भी हो सकता है। जैसे आई एम एट ए एचआर पोजीशन, ठीक है, तो मैं ये जो मॉडल है सिर्फ एचआर पोजीशन को देगा। हो सकता है मैं एचआर से जनरल मैनेजर बन जाऊं, ठीक है, या फिर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चली जाऊं। तो ये इसकी लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय अट्रेशन, प्रमोशन एंड प्रीमेच्योर डेथ, ये इसका था। Then come to the question number 2. Which human resource accounting model address the limitation of Lev-Strauss model by using transition probability matrix to map probabilistic employee movement across the rule over टाइम? उन्होंने बोला कौन सा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मॉडल है जो लेविन-स्क्वार्ट्ज की लिमिटेशन थी ना, जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ करंट को देखता है, उसको उसने एज ए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स किया और एम्प्लॉय की मूवमेंट को रोल ओवर की, ये साथ ये पोजीशन में, नेक्स्ट इस पोजीशन में। तो कौन सा आपको पता है? ये है हमारा फॉल मोड स्टॉकिस्ट रिवॉर्ड मॉडल। प्लीज सारे जाओ एंड रिवॉर्ड्स मॉडल पढ़ो, ठीक है, अकाउंटिंग के मॉडल्स पढ़ो, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो डाल रखी है। तो फॉलमिस्ट मॉडल यूज क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी रेशियो करता है कि वो ट्रैक करता है। देखो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हम 100% श्योर नहीं है कि कौन छोड़ के जाएगा या फिर कौन इसका प्रमोशन होगा। तो इस मॉडल में क्या है, जो लेविन-स्क्वार्ट्ज की लिमिटेशन थी उसने उसी चीज को ट्रैक किया। देन उन्होंने बोला कि यस, हम फ्यूचर में क्या मूवमेंट है, कौन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा, उस पर बात करी इस मॉडल ने। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. The HRM model, Pointer, Heckman and Jones asserted that monetary value of the employee should be calculated via internal competitive bidding process. This is the, उन्होंने बोला कि जो हैकीमैन जोन्स ने जो मॉडल दिया था, उन्होंने बोला कि जो मॉनेटरी वैल्यू है एम्प्लॉय की, वो किसके थ्रू कैलकुलेट होनी चाहिए? थ्रू द इंटरनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। तो ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल पता है क्या होती है? ये वैल्यू ह्यूमन कैपिटल बेस्ड ऑन स्कैरिसिटी अलोंग डिवीजन हैड बीन इंटरनली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सपोज करो मैं एक यूनिवर्सिटी में के लिए इंटरव्यू देने गई, ठीक है, वहां पे मुझे मान के चलो वहां पे मुझे 30,000 मिल रहा है, ठीक है, सपोज करो 30,000। देन अब मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, देन वो मुझे XYZ दे रहा है। तो जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये है इसकी, ठीक है, ये जो 30,000 है वो कहीं नहीं, मैंने 30,000 लॉस करके जब न्यू जॉब पाई है। तो ये मुझे ये इस तरीके से होता है। तो मतलब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल किसके बेसिस पे होता है? स्कैरिसिटी। मतलब अगर कोई स्कैरिसिटी है तो वो हमारा कहीं और जाएगा, ठीक है। अलाउड डिवीजन, ये अलाउड डिवीजन करती है हेड्स का कि यस आप टॉप टैलेंट एसेट यहाँ पर होने चाहिए, इसकी यहाँ पर होने चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल बताती है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Under the Rensis-Likert and Eric Farmold replacement cost model of human resource accounting, which variable are explicitly factored into valuation metric? उन्होंने बोला कौन से, जैसे अभी आपको पता है ये सारे मॉडल्स हमने पढ़ने A to Z। रेंसिस-लिकर्ट एंड एरिक फार्मोल्ड ने एक मॉडल लेके आए थे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मॉडल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट में। तो कौन से फैक्टर को इन्वॉल्व करता है वो वैल्यूएशन में? तो वो कौन से को करता है? वो करता है जो करंट मार्केट कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, रिटेनिंग इक्विवेलेंट टू, वो ये देखता है। सपोज हमें एक XYZ है, ठीक है, वो उसको हमें रिप्लेस करना है,
तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसको रिप्लेस करने के लिए हम करंट मार्केट में रिक्रूटिंग की कॉस्ट क्या आएगी, सिलेक्शन की कॉस्ट क्या होगी और रिटेनिंग की कॉस्ट क्या होगी। ये इक्विवेलेंट एसेट होना चाहिए रिप्लेसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या, फॉरवर्ड लुकिंग है, ट्रैक करता है कि अगर मैंने ये एम्प्लॉय हमारा रिप्लेस किया तो इसके लिए मुझे कितना कॉस्ट करना पड़ेगा, उसको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, ठीक है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। Then come to the question number 5. According to Dr. T.V. Rao, HRD audit scorecard framework. In organization development architecture, evaluate the process of 5 pillars. Which of following is not a those pillar? मैंने आपको बताया टीवी राव का HRD ऑडिट स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क है, उसमें पिलर्स होते हैं 5, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो HRD स्ट्रेटेजिक HRD सिस्टम तो है हमारा, HRD स्ट्रक्चर एंड HRD कल्चर क्लाइमेट भी है, देन हमारा HRD बिजनेस लिंकेज है, कौन नहीं है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव रेवेन्यू इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है HRD इसको फोकसली किस पे करता है, इंटरनल सिस्टम पे। इंटरनल सिस्टम 1 किस पे, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, कल्चर एंड डायरेक्ट बिजनेस लिंकेज, ये 5 पिलर होते हैं, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजी भी था, सिस्टम भी था, हमारे स्ट्रक्चर भी था, कल्चर भी था, बिजनेस लिंकेज भी था, 5 थे, लेकिन ये नहीं है। Then come to the question number 6. In Agile session, a classic organization development consultation typologist, the process consultation model require the external consultant to act primary. उन्होंने बोला कि जो हमारा प्रोसेस कंसल्टेशन है तो वो इस टाइम किस तरीके, क्या मतलब उसको रिक्वायर्ड होता है कि किस तरीके जो एक्सटर्नल कंसल्ट आता है वो कैसे बिहेव करता है। देखो मैंने आपको बता दिया, जो एक्सटर्नल कंसल्ट आता है वो एज ए फैसिलिटेटर हेल्प करता है, वो उसे गाइड करेगा, उसको डायग्नोसिस करेगा, लेकिन वो सारा जो सॉल्यूशन निकालेगा वो HR एक्सपर्टीज निकालेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है जिसको प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वो खुद ही सॉल्व कर सके, मतलब फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेगा, को डायग्नोसिस करेगा, वर्क फ्लो को इंटरपर्सनल चैलेंज अलोंगसाइड द क्लाइंट टीम के साथ बैठ के, ना कि डायरेक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं करता है। डॉक्टर डायग्नोसिस बग नो, देन लीगल कंप्लायंस, ठीक है। तो आपको पता है प्रोसेस कंसल्टेशन क्या है, क्लाइंट इंटरनल कैपेबिलिटी, वो उस क्लाइंट की इंटरनल कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, देन डायग्नोसिस करता है, देन उसकी खुद के ऑपरेशन इशू जो टाइमलाइन में वो खुद सॉल्व करता है। आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिस्क ऑफ लिमिटेशन। उन्होंने बोला जो एचएसएन ने डॉक्टर पेशेंट मॉडल दिया था उसका प्राइमरी रिस्क क्या है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए डॉक्टर पेशेंट मॉडल क्या होता है। डॉक्टर पेशेंट क्या होता है, जैसे आपका मैनेजमेंट है वो आपके एक्सपर्ट से कहता है, जो एक्सल्टेंट जो हमारा है कंसल्टेंट उससे कहता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखो जस्ट लाइक अ डॉक्टर, देन बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डॉक्टर पेशेंट मॉडल कहता है। तो इसकी क्या लिमिटेशन, इट रिक्वायर एक्सटेंसिव फिजिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग, नो उसकी तो जरूरत नहीं है। इट क्लाइंट सिस्टम ई डायग्नोस्टिक कंट्रोल, इसमें क्या होता है जो क्लाइंट सिस्टम है वो पूरा ही डायग्नोस्ट करता है पूरे कंट्रोल को, ठीक है। और उसकी जो डिपेंडेंसी अगर वो कुछ बताए, ठीक है, विच कैन ब्रीड डिपेंडेंसी, इससे क्या होता है कि पूरा मैनेजमेंट की डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाती है, क्लाइंट के ऊपर, कंसल्टेंट के ऊपर होता है जो बाहर से आया। जैसे जस्ट लाइक अ डॉक्टर, पेशेंट कह रहा है मुझ में कोई प्रॉब्लम है तो अब मैं पूरा डिपेंडेंट हूं ना डॉक्टर के ऊपर, तो पूरा डिपेंडेंसी मेरे डॉक्टर के ऊपर आ जाती है, जिससे क्या होता है फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से मुझे कंसल्टेंट को बुलाना पड़ेगा। सेकंड, ट्रिगर मैनेजर डिफिशिएंसी, अगर मैं बोलूँ ये कमी है तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर वो डिफेंसिव हो जाता है कि वो फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा डॉक्टर पेशेंट मॉडल का एक रिस्क है। डॉक्टर पेशेंट मॉडल, इफ कंसल्टेंट डायग्नोसिस ऑफ और मैनेज गेट डिफेंसिस, सपोज करो डायग्नोसिस उसका ऑफ हो गया, मैनेज डिफेंस हो गया अबाउट द आउटसाइड एनालिसिस, तो इंटरवेंशन फेल हो जाएगा। Then come to the question number 8. Arrange the following core operation state of formal organization development, consulting the life cycle of their correct chronological sequence. तो डायग्नोस्टिक रिसर्च, एंट्री, इनिशियल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओडी की स्टेजेस पूछ रहा है, पहले क्लियर करो। ओडी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री एंड इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। कहीं भी जाने से पहले हम एंट्री करते हैं तो हम रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन हम क्या करेंगे उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे कि यस देखो ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, हम बैठ के उसके डिस्कस करेंगे, देन हम रिसर्च को डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद हम प्लान इंटरवेंशन करेंगे। तो योर ऑप्शन इज बी। तो आपको पता है लाइफ साइकिल कहाँ से होती है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, देन आपने क्या किया, इनिशियल जो हमारा है ना इनिशियल एंट्री एंड इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किया, देन उसके बाद आपने शिफ्ट टू फॉर्मल बाउंड्री, कॉन्ट्रैक्टिंग किया,
देन इसमें क्या होता है कि पहले हम हाय हेलो ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, देन हमने कॉन्ट्रैक्ट रिटेन में करते हैं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, देन हम डायग्नोसिस करते हैं, देन हम प्लान इंटरवेंशन। इन ओडी कंसल्टिंग थ्योरी the dilemma dependency described on critical ethical scenario where consultant fail। देखो ओडी कंसल्टिंग थ्योरी डिलेमा डिपेंडेंसी डिस्क्राइब होता है, क्या फेल होता है। देखो सपोज करो एक ओडी आया, मैनेजर ने उसको प्रॉब्लम बताया, तो ऐसा नहीं उसने करंट सॉल्व कर दी हो तो आप सक्सेसफुल हो। उसका ये होता है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दो, तो क्या फेल हो रहा है। अब क्या होता है कि जो हमारा कंसल्टेंट है वो हमें हमारे अपनी ऐसी चीजों के थ्रू सॉल्व करता है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसी के ऊपर रिलाय रहे, ठीक है। तो ट्रांसफर कैपेबिलिटी टू क्लाइंट सिस्टम, इस ऐसी कैपेबिलिटी करता है ट्रैपिंग द ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैप कर देता है, रिलाइंग ऑन कंसल्टेंटिंग फंक्शन, या अगर कभी प्रॉब्लम आई तो वो मेरे पास ही आएगा। तो एक तरह का डिलेमा डिपेंडेंसी है ना, एक तरह का फील हो रहा है, क्योंकि अच्छा ओडी ये होगा कि फ्यूचर में इस तरीके से डेवलप करो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो वो खुद सॉल्व कर लेगा। ओडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या देखता है, ब्लू क्लाइंट ऑटोनॉमी, ट्रैपिंग द क्लाइंट सिस्टम इनटू परमानेंट रिलायंस वॉलेट कोर डेवलपमेंट प्रिंसिपल। मतलब जो ओडी है वो क्या देखता है कि क्लाइंट ऑटोनॉमी, मतलब आगे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो खुद ही ऑटोनॉमी सॉल्व कर देगा, मतलब खुद ही सॉल्व कर लेगा। लेकिन क्लाइंट सिस्टम क्या है, अगर परमानेंट उस पर रिलायंस हो गया कि यस कोई प्रॉब्लम आई तो उसी को बुलाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये कोर डेवलपमेंट प्रिंसिपल को कर रहा है। Then come to the question number 10. NHRD audit based Dr. T.V. Rao methodology focus on evaluate capability system rather than the verifying pure legal paper compliance। उन्होंने बोला कि एचआरडी ऑडिट बेस्ड जो टीवी राव ने मेथोडोलॉजी बताई वो किसके बेसिस पे, कैपेबिलिटी सिस्टम को इवेल्यूएट करती है, ना कि प्योर लीगल पेपर कंप्लाइंस को करती है। लीगल कंप्लाइंस क्या होते हैं जो ऑडिट करती है, पुलिस पॉलिसी वॉलेट लेवल लॉ, ठीक है, तब ये करती है। एचआरडी ऑडिट करती है टैलेंट आर्किटेक्चर अलाइन विद द कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी। उन्होंने बोला कि लीगल कंप्लाइंस तो जब देखती है जब कोई लेवल लॉ को फॉलो नहीं करा ढंग से, लेकिन एचआरडी ऑडिट क्या करेगी कि टैलेंट जो है हमारे प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी में लगे हैं या नहीं। तो योर आंसर शुड बी ए, क्योंकि एनएचआरडी ऑडिट सिस्टम करेगी, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट देखेगी, देन कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द लीगल कंपनी चेकलिस्ट मैपिंग आर राइट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये देखिए, देन कम टू द सेकंड टॉपिक, नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ एचआरआई फ्रेमवर्क। नॉलेज मैनेजमेंट अभी हमने जस्ट इसके पे वीडियो कवर करी है, तो आप उसको जाकर देख लिया। अकॉर्डिंग टू सेका आर नोनाका टेकोची सेकी मॉडल नॉलेज क्रिएशन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब कन्वर्जन टेक्स्ट नॉलेज टू टेसिट नॉलेज थ्रू द शेयर एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। तो आपको पता है सोशलाइजेशन होती है। देखो मैं एक ही वीडियो में आपको बताया, सोशलाइजेशन होती है टी टू टी, देन एक्सटर्नलाइजेशन होगी हमारी, फिर टी से हमारी होगी एक्सप्लिसिट नॉलेज। मतलब टेसिट नॉलेज क्या होती है, जो हिडन, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री पे नहीं कर सकते, जिसे आप ऑब्जर्व करके ही सीख सकते हो। एक्सटर्नलाइजेशन होगी जो आपके माइंड में चला है, अब उसे मैनुअल के थ्रू आप करो, ठीक है, टेसिट टू एक्सप्लेनेशन। देन कंबाइन होगी हमारा एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लेन, जो आपका एनालिसिस डेटा आया उसको आप सॉर्टिंग करो। देन इंटरनलाइजिंग होगी हमारी टेसिट टू एक्सप्लिसिट टू टेसिट, फिर से उसे अपने माइंड में लेके जाओ। तो योर आंसर शुड बी सोशलाइजेशन। Socialization pass tacit knowledge directly between two individuals through the observation, imitation, share experience. In knowledge management taxonomy, how tacit knowledge fundamentally different from the explicit knowledge। जो मैंने आपको बताया tacit knowledge क्या है, हाईली पर्सनल है, डीपली इमीडिएट एक्सपीरियंस है, इसे हम डिफिकल्टी होता है इसको कोडिफाई करना एंड ट्रांसफर करना, ठीक है। टेसिट नॉलेज आपको पता है। जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है वो क्या होती है, वो हमारी डॉक्यूमेंटेड होती है, स्ट्रक्चर होती है। और टेसिट नॉलेज क्या होती है, माइंड इंट्यूशन पर्सनल क्राफ्ट। अब क्या हुआ इसमें कि कोई एक्सपर्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिटली मतलब डॉक्यूमेंट्स बना रहा है उसके डायग्नोस्टिक शॉर्टकट को, जो रिटेन ट्रबल शूटिंग मैनुअल, कौन सा कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ पर होता है, एक्सटर्नलाइजेशन होता है। एक्सटर्नलाइजेशन क्या होता है, जब आप टेसिट टू एक्सप्लिसिट जाते हो, जो आपके माइंड में होता है और उसको आप किस में लेके जाते हो, मैनुअल फॉर्म में। तो एक तरह का ट्रबल शूटिंग, ये सबसे डिफिकल्ट होता है कि किसी के माइंड को डॉक्यूमेंटिंग में करना है। तो एक्सटर्नल ट्रांस टेसिट इनटू द एक्सप्लिसिट लाइक अ मेटाफोर मैनुअल स्टैंडर्ड model। Then come to the question number 4. NHR information analyst review multiple written training report and combine them to build single consolidation। मैंने आपको बहुत सारी ट्रेनिंग रिपोर्ट है, देन उसे एक फॉर्म में लेके आना, इज कॉल्ड द कौन सा सेकी मॉडल है। तो ये पता है आपको, कम्बिनेशन में होता है। कम्बिनेशन में क्या होता है, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब आपका डेटा उसको आप सॉर्ट कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, या उसे पीसेस, जो पीसेस में इंफॉर्मेशन बोले उसे एक जगह लेके आ रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में हमें यूज हो सकता है। Then come to the question number 5. When employee read the organization written policy manual, observe the rule and internalize them into their own। आपको मैंने बताया जब आप मैनुअल को पढ़ रहे हो, देन उसके रूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी बिहेवियर में लेके आ रहे हो, तो कौन सा होता है वो
इंटरनलाइजेशन होता है। इंटरनलाइजेशन कब होगा? जब आपका टेसिट टू एक्सप्लिसिट होगा। ठीक है, ठीक है। इंटरनलाइजेशन कन्वर्ट करता है कि एक्सप्लिसिट कॉर्पोरेट नॉलेज को टेसिट में लेके आना थ्रू द रीडिंग, लर्निंग, डूइंग, है ना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, which specific type of human resource information system designed to support long-term talent decision like a macro labor supply forecasting then and cooperative succession planning। तो ये कौन सा होता है? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स क्या देता है? आपको पूरा एग्जीक्यूटिव एनालिटिक करेगा, टैलेंट मैक्रो लेबर सप्लाई की फोरकास्टिंग करेगा, देन उसके प्लानिंग भी करेगा इनसाइट में, और उसके शिफ्टिंग पास्ट बेसिक ट्रांजेक्शन डेटा एंट्री कौन उसके जो पास्ट में हो रहा है उसको भी आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स information system है। Then come to the question number 7, in information technology theory applied HRIS, what is the core structure point is differentiation between data and information। उन्होंने बोला डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या है, और ये आपको बहुत जरूरी है पूछना। डाटा क्या होता है? रॉ होता है। सपोज मैंने कह दिया 1 2 3, ये मेरा डाटा हो गया, रॉ है, अनऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है कि अब मैं ये बताऊं 1 2 3 है क्या, ये काउंटिंग है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया ना। तो डाटा रिप्रेजेंट द रॉ ऑर्गेनाइज्ड फैक्टर, इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल स्ट्रक्चर कंटेक्सचुअलाइज्ड डाटा यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एचआरई इनपुट रॉ डाटा, एचआरई में हम क्या डालते हैं? डेटा डालते हैं, देन आउटपुट क्या आता है? एक इंफॉर्मेशन आता है जिससे हम फ्यूचर में उसको गाइड कर सकते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, arrange the following core phase of structural human resource information system implementation lifestyle in correct chronological order। तो देखो पहला हमारा सिस्टमेटिक डिजाइन, देन दूसरा है नीड एनालिसिस, देन तीसरा है हमारा सिस्टमेटिक मेंटेनेंस, देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। तो सबसे पहले आपको कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका पहला स्टेप होता है नीड एनालिसिस करना। हमेशा याद करना, नीड एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो 2 हो गया हमारा, देन 2 कहाँ पे? हमारा 2 जगह। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद 1 सिस्टम, फिर उसके बेसिस पे हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे। देन सिस्टम को डिजाइन करने के बाद अब हम उसको क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, देन अब उसको मेंटेन करेंगे। तो योर ऑप्शन शुड बी अ बी। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, what is the core point differentiation separate a standard HRIS framework from an integrated EHRM platform within the enterprise। क्या डिफरेंस है कि दोनों को अलग बनाता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेमवर्क को किससे? इंटीग्रेटेड EHRM से। क्या डिफरेंस है? देखो HRIS क्या है? एक डाटा प्रोसेसिंग डेटाबेस है, याद रखना, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें हम सारा डेटा को प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पे ही हमें एक स्ट्रक्चर आउटपुट देता है जैसे हम डिसीजन ले सकें। लेकिन EHRM क्या है? वेब बेस्ड पोर्टल चैनल है जो अलाउ एम्प्लॉय एंड मैनेजर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली। ये क्या है? थ्रू द इंटरनेट हम जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉय, तो ये हमारा EHRM। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, HRIS maintain the central data warehouse, EHRM provide the digital interface, self-service transaction। Then come to the question number 10, managing an enterprise knowledge management system require a focus on psychological safety rather than just updating IT advice। yes, जो हम मैनेज कर रहे हैं ना पूरा एंटरप्राइज नॉलेज, अभी हमने पढ़ा था नॉलेज मैनेजमेंट एंटरप्राइज है, तो हमें किस पे फोकस करना है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी पे, ना कि IT हार्डवेयर आपने स्टोर प्लेटफॉर्म में कर दिया। रीजन एम्प्लॉय विल रिफ्यूज टू शेयर देयर टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करोगे तो अब हमें क्या करना है? तो इस केस में वो क्या करेगा? अपनी टेस्टेड नॉलेज, अपनी हिडन है वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में शेयर करने से मना कर देगा। उसे फियर होगा कि कहीं ना कहीं उसकी ये जो है रिप्रेजेंट कर देगा, लोअर देयर पर्सनल बार्गेनिंग पावर कर देगा। तो यस, दोनों करेक्ट है हमारे। एंड नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर, नॉलेज शेयर से क्या होता है? बिहेवियर ड्राइव होता है। विदाउट हाई ट्रस्ट कल्चर वो आपको अपनी बातें नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है। देन अब हमने नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब हम क्रॉस कल्चर मॉडल, हॉफस्टीड, ग्लोब, टॉम्परनाइन के सारे कल्चर मॉडल पढ़ेंगे। देन फर्स्ट ग्रीड हॉफस्टीड, देखो अब आपको ये टॉपिक वाइज सारा रिवीजन हो रहा है ना। ग्रीड हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन दैट मेजर एक्सटेंट विच लेस पावरफुल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट द पावर डिस्ट्रीब्यूट इनइक्वालिटी। देखो इसमें अनसर्टेनिटी, इंडिविजुअल कलेक्टर में इंडल्जेंस, सब इसके टाइप्स हैं। तो उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा ये हमारा डायमेंशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि लेस पावरफुल मेंबर ऑर्गेनाइज एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट द पावर, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पावर डिस्प्यूट अनइक्वली हो। तो ये होता क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया है, तो सबसे ज्यादा पावर किस पे होगी? टॉप CEO पे, देन मिडिल लेवल पे, देन ये। तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करें? इस हायरार्की को
एक्सेप्ट कर रहे हैं। पावर डिस्टेंस इंडेक्स है जो कि हमारा क्या है, हाई है। अनइक्वली जो हमारी पावर डिस्प्यूट है उसे हम एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेस पावर, वो पावरफुल भी लोग होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्या होता है, पावर डिस्टेंस इंडिकेशन है। ये डिफाइन करता है हाउ सोसाइटी हैंडल अनइक्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्डर देगा तो ये फॉलो करेगा, ठीक है जी जी। तो ये इसका मतलब होता है हाई पीडीआई मतलब एक्सपीरियंस, आप हायरार्की को एक्सेप्ट कर रहे हो। देन इन कल्चर विद हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अब हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होता है? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होता है स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर फॉर्मल रूल, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड जॉब सिक्योरिटी। तो हाई अनसर्टेनिटी का मतलब होता है सपोज हाई उसको फील हुआ कि कुछ होने वाला है ना, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब आप क्या करो कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ रिस्क होने लगेगा लेकिन आप उसे कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हो। तो आपने क्या किया कि हाई अनसर्टेनिटी कल्चर फील थ्रेटन बाय एम्बिग्यूटी, रिलाई ऑन स्ट्रिक्ट लॉ रूल टू मिनिमाइज रिस्क। तो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस किसको देता है? फॉर्मल रूल, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, जॉब सिक्योरिटी, जिससे कि कोई भी रिस्क ना हो फ्यूचर में। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं, फोन टेम्परमेंट मॉडल। कल्चर वेयर स्टेटस इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन हु इज पर्सन, फैमिली बैकग्राउंड और एज, जेंडर रेदर देन व्हाट दे अचीव। यस, ये कौन सा कल्चर होता है? देखो दो तरह के, एक्सक्रिप्शन बट अचीवमेंट कल्चर। तो इस एक्सक्रिप्शन कल्चर होता है कि वो यही देखता है कि तुम किस ग्राउंड से आते हो। जैसे आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो तो आप कहाँ से आते हो? इंडिया से आए हो, है ना। ये देखता है, ना कि ये देखता है कि आपने क्या अचीव करा है। तो योर ऑप्शन इज बी। Value, title, achievement culture, value, performance and track record. Then come to the question number 4. In the GLOBE study, global leadership, organization behavior effectiveness, which dimension describe the degree to which society encourage the reward individual of being fair and altruistic and kind of other। हमने अब ग्लोब स्टडी पढ़ी थी, तो ग्लोब का फुल फॉर्म पहले आप अच्छे से याद रखिएगा। G स्टैंड फॉर ग्लोबल, देन L लीडरशिप, देन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो उन्होंने कौन सा डायमेंशन है जो डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी अनकरेज करे, रिवॉर्ड करे, किसके बेसिस पर? अगर वो फेयर है, अल्ट्रुइस्टिक है, काइंड अदर, ये तो ये कौन सा हमारा ह्यूमन ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो आपको पता है ह्यूमन ओरिएंटेशन क्या करता है? टारगेट करता है सोशल सेफ्टी नीड अबाउट द कल्चर, वैल्यू, काइंडनेस एंड जनरेशन। मतलब कहीं भी हो तो कम से कम आपका सेफ रहे, सोशल सेफ ही रहे। Then come to the question number 5. The temporal dimension of universalism versus particularism. Identify how people judge behavior in a particularistic culture. People focus on primarily on. तो देखो हमने टेम्परल के डायमेंशन पढ़ा, यूनिवर्सल पर्टिकुलर। तो उसने बोला पर्टिकुलर वाले लोग कैसे होते हैं। तो पर्टिकुलर सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करता है? सर्कमटेंसेस, रिलेशनशिप, स्पेसिफिक फ्रेंड ओवर द एब्स्ट्रैक्ट रूल। यस, तो ये जो पर्टिकुलर बिलीव करते हैं कि ये डिपेंड करती है रिलेशनशिप पे, लेकिन हम जो यूनिवर्सल ट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? वो कहता है कि यस रूल अप्लाई टू एवरीवन इक्वली। जैसे सपोज आई एम अ सीईओ, देन आई बिलीव इन दैट कि मुझे सबके ऊपर एक जैसे रूल अप्लाई करना है। तो इट मीन्स माई थॉट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिज्म। बट इफ आई थिंक कि नहीं इसमें से इससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा है तो मैं इस पे ये रूल फॉलो करूंगा, जिससे मेरा रिलेशनशिप खराब है उससे नहीं करूंगा। तो ये कौन सा है जो ये किसके बेसिस है? सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपका रिलेशन क्या है आपके जूनियर के साथ, और स्पेसिफिक फ्रेंड, ये किस पे? फ्रेंडशिप के बेसिस पे, ना कि एब्स्ट्रैक्ट रूल के बेसिस पे। तो योर आंसर शुड बी बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू हॉफस्टीड, ए कल्चर ऑफ वैल्यू, कंपटीशन, असेसिवनेस, मटेरियल सक्सेस, लिविंग ऑफ वर्क इज क्लासिफाइड। उन्होंने बोला कि कौन सा है जिसके अंदर आप वैल्यू, कंपटीशन है, असेसिवनेस है, मटेरियल सक्सेस है, लिविंग ऑफ वर्क के लिए कर। तो वो पता है आपको मस्कुलिन कल्चर है। आपको पता दो तरह के कल्चर होते हैं, एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन कल्चर होता है। मैस्कुलिन क्या होता है? वो कल्चर होता है जो प्रायोरिटाइज करता है अचीवमेंट एंड हीरोइन, जस्ट लाइक इंडिया, कि आपने क्या अचीव किया, ठीक है। देन फेमिनिज्म कल्चर डिपेंड वो करता है क्लासिफाई वैल्यू, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कॉपरेशन। आप किस तरीके से कहता है वहाँ का कल्चर बहुत फेमिनिज्म है। मतलब वहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो, है ना। तो ये होता है। Then come to the question number 7. In a temporal neutral versus affective dimension, तो affective culture कैसा होगा? देखो affective culture कैसा होगा? दो तरह के कल्चर होते हैं। न्यूट्रल हो गया कि आप सबके साथ सेम बिहेव कर रहे हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, आप किसी को ज्यादा रिएक्ट नहीं करो। अफेक्टिव हो गया कि आप इमोशनली ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। अफेक्टेड हो तो आप मतलब एकदम ओपन हो, नॉन वर्बल क्यू टू कम्युनिकेट फीलिंग, अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करो। तो अफेक्टिव कल्चर क्या होता है? इमोशनली डिस्प्ले एज ए नेचर। अफेक्टिव मतलब अफेक्ट पड़ रहा है ना आपको चीजों का, इसलिए आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ शेयर करो। लेकिन न्यूट्रल कल्चर क्या होता है? इमोशनली सेल्फ कंट्रोल होता है। योर आंसर शुड बी अ बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8।
ग्लोब स्टडी जैसा भी मैंने आपको बताया था, इन्होंने एक्सपेंड किया था हॉफस्टीड वर्क को। इसने क्या किया था, 9 डायमेंशन में कल्चर को और आइडेंटिफाई किया था। तो कौन सा डायमेंशन मेजर है जो देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी पे मिनिमाइज जेंडर रोल डिफरेंस, मतलब कौन सा है जो मिनिमाइज मतलब जो जेंडर है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा है, जेंडर इग्लिटरेरियनिज्म। देखो मैंने आपको ह्यूमन ओरिएंटेशन पढ़ा, ह्यूमन ओरिएंटेशन आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका सेफ्टी, एक तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है एक नेट की तरह कल्चर को। देन जेंडर आपको क्या देखेगा, आपको जेंडर के बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जेंडर प्रमोट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। Then come to the question number 9. Hofstede fifth dimension long term versus short term orientation. तो Hofstede अब आपको क्या करना है, सारे कल्चर का मॉडल पार्ट लेने हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन बॉन्ड चाइनीज वैल्यूज सर्वे। डिस्क्राइब द सोसाइटी दैट वैल्यू थ्रिफ्ट परसिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन हैव। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं बात करूं कि आपको पता है दो डायमेंशन होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसी सोसाइटी है वो आपको क्या कर रही है, वैल्यू थ्रिफ्ट है, मतलब आपको कहीं ना कहीं वैल्यू प्रोवाइड करा रही है, परसिस्टेंस दे रही है, परजर्वेंस और हैविंग। तो ये क्या होगा, हाई लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हाई लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन क्या होता है, फोकस करता है फ्यूचर रिवॉर्ड पे, वैल्यू परसिस्टेंस पे, अडॉप्टिंग ट्रेडिशन न्यू कॉन्टेक्स्ट पर। शॉर्ट टर्म क्या करता है, जिस करंट में आपने परफॉर्म किया और आपको उसके बेसिस पे दे दिया। Then come to the question number 10. In temporal model, the dimension that describe whether people separate their work and private life, then let them overlap diffuse. अब उन्होंने बोला कि कौन सा, देखो ये इसने तो इजीली दे दिया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला एक मॉडल होता है स्पेसिफिक एंड डिफ्यूज। स्पेसिफिक का क्या करते हो, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो मेरी सेपरेट है और मेरा प्रोफेशनल एकदम अलग है, तो ये हो गया स्पेसिफिक। डिफ्यूज जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बोलूँ कि अरे आज मैंने घर में ये खाना बनाया या मैंने ये किया, तो जब मैं अपनी लाइफ को मिक्स कर दूंगी तो डिफ्यूज है। तो योर आंसर ऑब्वियस शुड बी बी। स्पेसिफिक कल्चर वर्क केप्ट सेपरेट फ्रॉम द होम, डिफ्यूज कल्चर एवरी लाइफ एरिया ओवरलैप। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, घर और नौकरी सब मिक्स कर देते हैं। Then come to the question number 11. The globe study dimension, institutional collectivism. Measure the degree to which organization, societal institution practice encourage. तो अगर हम एक डायमेंशन जैसा भी ह्यूमन ओरिएंटेशन पढ़ लिया, जेंडर इग्लिटेरियन पढ़ लिया, तो ऐसी इंस्टीट्यूशन कलेक्टिविज्म में तो किस चीज को वो एनकरेज करता है, तो किसको देखता है, वो करता है कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू कलेक्टिव एक्शन। मतलब सारे लोग एक साथ, बहुत सारे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज सबको एक साथ बांटो और कलेक्टिवली एक्शन लो। तो ये लोग कैसे करता है, हाई लॉ पॉलिसी प्रमोट ग्रुप गोल ओवर द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखता, वो जो हमारी जो इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से ग्रुप गोल को प्रमोट कर रही है एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। Then come to the question number 12. Managing a multicultural team require a understanding of high context versus low context communication style. आपको पता है ये किसने दिया था, एडवन टी हॉल ने दिया था। और इसका ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोला है इन हाई कंटेक्स्ट कल्चर मैसेज कन्वेज थ्रू द नॉन वर्बल क्यू रिलेशनशिप, while low context culture rely on explicit variable statement. Yes, देखो हाई कंटेक्स्ट कल्चर क्या हो गया कि सपोज आई एम मतलब मैं दुखी हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं, आई जस्ट फेस मेकिंग अ सैड, तो दूसरा पर्सन समझ जाएगा कि यस ये है सैड है। तो ये हो गया हाई कंटेक्स्ट, सिचुएशन कैसी उसके बेसिस पे। लो कंटेक्स्ट हो गया कि जो मैंने सिर्फ बोला मुंह से सिर्फ वही माना जाएगा। तो आपको पता है हाई कंटेक्स्ट कल्चर क्या है कि मैसेज करता है थ्रू द नॉन वर्बल क्यू, है ना, जैसे मेरा फेस को देख के किसी ने अंदाजा लगा लिया। देन लो कंटेक्स्ट हो गया हमारा, जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे जब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा होता है ये कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंस इज अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेक्ट फेलियर परफेक्टली एक्सप्लेन बाय होल कंटेक्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कर रहा है, जो हॉफस्टीड का 6 डायमेंशन होता है इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट सोसाइटी दैट अलाउ टू रिलेटिव फ्री ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नेचुरल ह्यूमन ड्राइव रिलेटेड टू एंजॉय लाइफ। तो इन्होंने बोला कि दो डायमेंशन, इनमें से ये कौन सा है, इंटेलिजेंस है रिस्ट्रेंट। इंटेलिजेंस क्या होता है, जब आप अलाउ करते हो फ्री ग्रेटिफिकेशन देना, जैसे कोई अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको उसके साथ क्या करो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। नेचर ह्यूमन ड्राइव मतलब एक तरह का ग्रेटिट्यूड फील करा रहे हो, हैप्पी रह रहे हो और लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, फन है। तो ये कौन सी सोसाइटी होगी, इंटेलिजेंस सोसाइटी होगी, ठीक है। और रिस्ट्रेंट सोसाइटी, इंटेलिजेंस कल्चर क्या होता है, जब आप खुद पर्सनल हैप्पीनेस को वैल्यू कर रहे हो, लेजर, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट कल्चर होगा सिर्फ स्ट्रिक्ट
सोशल नॉर्म, अपना ग्रेटिफिकेशन अपना खुल के मतलब जी भी नहीं पा रहे हो, तो अगर इंडिजेंस आ जाए तो वो उसका मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करो, डिस्टेंस मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स में सप्रेस हो। Then come to the question number 14. According to Trumpnark, a culture where people believe they can control nature of their environment to achieve goal is characterized by. तो उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा कल्चर है जहाँ पर पीपल बिलीव करते हैं कि दे कैन कंट्रोल देयर इन्वायरमेंट, पता है ना, तो हम कौन से होंगे, इंटरनल कंट्रोल है। जैसे सपोज आई बिलीव दैट आई कैन कंट्रोल माई नेचर देयर इन्वायरमेंट अचीव गोल, अगर मुझे अचीव करना है कुछ तो मैं अपने नेचर को कंट्रोल करके मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी, तो ये हो गया इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, जो खुद ही से अंदर से ही कंट्रोल होते हैं। तो बिलीव दैट इंडिविजुअल इज द मास्टर ऑफ देयर फेथ, मैं ही अपनी लाइफ की मास्टर हूँ, मुझे जो करना है मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। आउटडेटेड हो गए जो आप दूसरे पर डिपेंडेंस होते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, द ग्लोब स्टडी डायमेंशन असर्टिव। देखो चार तो आपको याद रखना, ग्लोब मॉडल पढ़ना है। असर्टिव आइडेंटिफाई द डिग्री टू विच इंडिविजुअल आर अनकरेज टू बी। तो उन्होंने बोला कि ग्लोबल स्टडी जो डायमेंशन है वो असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, असर्टिवनेस आइडेंटिफाई करती है कि कौन से इंडिविजुअल को हम अनकरेज करें, कौन से फोर्सफुल, अग्रेसिव, टफ इन देयर सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको पता है असर्टिवनेस ग्लोबल स्टडी ट्रैक, जो असर्टिवनेस है वो क्या ट्रैक कर रही है, टफनेस ऑफ कल्चर को देख रही है, ठीक है। सिमिलर ये भी ऑपोजिट मस्कुलिन जो डायमेंशन है उसी के सिमिलर है, अग्रेसिव गुड नेचर को देख रही है, जो फोर्सफुल हम कर रहे हैं कल्चर उसको मिरर करती है। Then come to the question number 16. In a low power distance culture of seed, what is the expected रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट? लो पावर डिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया कि कौन होती है, तो किस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो आपको पता है हाई डिपेंडेंस सबऑर्डिनेट वर्सेस नो, लो पावर कंसल्टेंस, प्रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, नैरो मोशन डिस्टेंस। तो लो पावर क्या होता है कि जब आप लो पीडीआई कल्चर क्या देखते हैं, इक्वलिटी को देखता है ना। देखो हाई पावर इंडेक्स हो गया, सपोज करो कि एक आपका सीनियर है देन आपसे जूनियर है, मतलब हायरार्की है, आप अनइक्वली को एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन लो पावर डिस्टेंस क्या होगा कि रिलेशनशिप कैसा होगा, एकदम फ्लैट होगा, हॉरिजेंटल होगा, लोग कंसल्ट करेंगे, प्रेफर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करोगे, और इमोशनल डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होता, मतलब एक हॉरिजेंटल जैसा हमारा जापान का कल्चर है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, विच कल्चर मॉडल यूज 3 लेयर ऑफ कल्चर, आउटर लेयर आर्टिफैक्ट्स, मिडिल लेयर नॉर्म्स एंड वैल्यू, कोर बेसिक अजम्पशन, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को करता है, तो आपको पता है ये हमारा टॉम्पनाइट कल्चर लेयर है, टॉम्पनाइट कल्चर लेयर। और सेड, मतलब सेड ने भी दिया था, सेड ने आपको आइसबर्ग मॉडल दिया था कि ये हमारे हिडन है और ये हमारा टिप ऑफ आइसबर्ग है। देन और ये हमारा टेम्परान ने भी स्पेशली फोकस करा है इस लेयर पे, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी। उन्होंने बोला कि लेयर ऑफ कल्चर होती है, आउटर लेयर्स आर्टिफैक्ट्स जिन्हें आप देख पा रहे हो, ठीक है। देन उसके बेसिस पे हमारा नॉर्म्स वैल्यू हो गए, कोर बेसिक अजम्पशन, है ना। देन टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यू हैं। Then come to the question number 18. A manager form a sequential time culture would likely to view time as, तो उन्होंने बोला एक मैनेजर है वो क्या देख रहा है, एक सीक्वेंस में टाइम, सीक्वेंस में ही सारे काम कर रहा है, तो टाइम को कैसे देख रहा है, वो टाइम को देख रहा है सीरीज ऑफ पासिंग इवेंट, बेयरिंग बिंग ऑन टाइम फॉलोइंग शेड्यूल इज क्रिटिकल, जो टाइमिंग के बेसिस पर। तो सीक्वेंशियल टाइम क्या होता है, मोनोक्रोनिक होता है कि एक ही बार में एक चीज करनी, मतलब पंक्चुअलिटी, लीनियर शेड्यूल एंड सिंक्रोनिक टाइम। पॉलीट्रेनिक जो पॉलीक्रोनिक सी टाइम है, फ्लेक्सिबल। तो मोनो आप पता है सीक्वेंशियल क्या होगा कि एक ही टाइम में आप एक टाइम करो, स्ट्रिक्टली टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं। पॉलीक्रोनिक हो गया एक टाइम में हम दो चीजें सॉल्व करो, फ्लेक्सिबल है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोब स्टडी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो सारा ग्लोब के सारे डायमेंशन आपको पढ़ लेना है। तो क्या वो सोसाइटी को एनकरेज करता है, तो वो क्या करता है, ग्रुप मेंबर फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और एक्सीलेंस के लिए करता है। इंग्लिश कल्चर क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा, डेवलप करेगा, गेटिंग द जॉब डन इफेक्टिवली। Then come to the question number 20. Which IHRM framework suggests the national culture the most important variable affecting organization performance, rejecting the idea of universal management practices? तो कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो अफेक्ट कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, परफॉर्मेंस को, और जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, मतलब हर जगह एक जैसे रूल को रिजेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है डाइवर्जेंस हाइपोथेसिस होती है कल्चर व्यू। तो डाइवर्जेंस थ्योरी क्या करती है, डीपली इम्बेडेड कल्चर, उसके पहले उसका कल्चर में जाएगा, देन वैल्यू को बनाएगा और मेक यूनिवर्सल मैनेजमेंट स्टाइल इम्पॉसिबल अक्रॉस द बॉर्डर। तो आप ये सोचो कि यूनिवर्सल वो है, उसको आप कर दो, नहीं, आप उसके बाद जाओगे, उसके बेसिस पे स्पेसिफिक रूल बनाओगे। देन अब हमारा IHRM बचा है जिसके हमारे 50 क्वेश्चंस हैं।
Then, according to Howard Permulator EPRG framework, MNC treat entire global market as a single interconnected unit. मैंने आपको EPRG बताया था, E stand for ethnocentric, मतलब हमारा जो कल्चर है वो बेस्ट है. पॉलीसेंट्रिक मतलब आप जब मल्टी मार्केट में जाते हो तब. रीजियोसेंट्रिक जो आप लोकेशन के बेसिस पे, जियो जैसे एशिया हो गया, ठीक है, कंटिनेंट्स के बेसिस पे करते हो. देन जियोसेंट्रिक बोलता है कि यस पूरी ग्लोबल मार्केट एक ही है. तो आपको पता है आपका ऑप्शन डी है, जियोसेंट्रिक स्टाफिंग बेस्ट क्वालिफाइड टैलेंट कहाँ भी हो ग्लोबल लेवल पे आप उसे हायर करोगे और जो भी बॉर्डर कंप्लीटली उसे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि एक जापानीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो रिलोकेट कर रही है जापानी एग्जीक्यूटिव फ्रॉम टोक्यो टू मैनेज इस प्रोडक्शन प्लांट इन चेन्नई इंडिया. तो कौन सी IHM टेक्नोलॉजी इस एग्जीक्यूटिव पर है? तो आपको पता है एग्जीक्यूटिव कहाँ का है, हमारा वहीं का है ना, कहाँ का, जहाँ की ओरिजिनल कंपनी है. लेकिन देखो अगर वो इंडिया का होता देन वो होस्ट कंट्री कहलाता है, लेकिन अभी वो क्या है, पेरेंट कंट्री नेशन का है. तो योर आंसर शुड बी ए पेरेंट कंपनी, मतलब एक्सपर्टीज जो है सिटीजन उसी कंट्री का है जहां पे हमारा हेडक्वार्टर बेस्ड है. तो आपको पता है जहां का हेडक्वार्टर बेस्ड है वहीं का एक्सपर्ट हुआ तो पेरेंट कंट्री. जहां आपने प्रोडक्शन लगाया देन जैसे इंडिया में लगाया, इंडिया का होता तो होस्ट कंट्री, लेकिन इंडिया का भी नहीं होता, अगर वो चाइना का होता तो वो थर्ड कंट्री नेशनल होता. ठीक. Then come to the question number 3. An American MNC operating subsidiary in Germany hire a French citizen. देखो अमेरिकन कंपनी है जिसकी सब्सिडी है जर्मन में, लेकिन उसने हायर कौन किया, फ्रेंच सिटीजन किया. तो टू एज द लोकल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर द फ्रेंच एग्जीक्यूटिव इज क्लासिफाइड एज ए. तो फ्रेंच क्या होगा, हमारा थर्ड कंट्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां आप प्रोडक्शन कर रहे हो अगर वहां का है तो वो होस्ट है, और जहां आपका ओरिजिनली हेडक्वार्टर है तो पेरेंट है, अगर वो तीसरी कंट्री का है तो वो फ्रेंच का है तो वो आपका होगा थर्ड कंट्री नेशन. ठीक है. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which global compensation methodology ensure the expatriate maintain the exact same purchasing power as their home country peers plus incentive plus of adjusting for the cost of living difference. तो आपको पता है आपका ऑप्शन बी है. बैलेंस शीट क्या करती है कि जितना आप देखो ग्लोबल कंपनसेशन क्या होगा, सपोज आई एम इन इंडिया देन आई एम गोइंग टू द अमेरिका, मैं अमेरिका में चली जा रही हूँ, ठीक है, वहां पे मेरा जो पैकेज है वो सेम होगा जो इंडिया की मेरी परचेजिंग पावर है. उसके अलावा मेरा इंसेंटिव और मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंस आ रहा है वो ऐड होगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं. बैलेंस शीट का मतलब होता है वो डायरेक्टली आपको होम कंट्री स्ट्रक्चर देता है प्लस एक्स्ट्रा जो ओवरसीज कॉस्ट है वो देता है. गोइंग रेट जो करंट मार्केट में चल रहा है. ठीक है. Then come to the inner structure of U-curve model of cross-culture adaptation. What is the correct chronological sequence of stage expertise transition through the during of international assignment? तो उन्होंने बोला कि सबसे एक हम जब एक इंसान सपोज इंडिया में काम कर रहा है अब वो अमेरिका में गया, ठीक है, यू कर्व शेप मॉडल है कल्चर एडेप्टेशन जिसे क्रॉस कल्चर बोलते हैं. तो क्या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है कि वो एक्सपर्टीज क्या स्टेज होंगी जब वो इंटरनेशनल असाइनमेंट के थ्रू जाता है. तो सबसे पहले क्या होगा, आपका हनीमून होगा. ठीक है. हनीमून क्या होता है, इनिशियल एक्साइटमेंट. जैसे हमें लगेगा अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला तो मुझे सबसे पहले कहा है अरे वाओ आई एम गोइंग टू अमेरिका, तो देन आई फील जस्ट एक्साइटेड. ठीक है. देन जब आप हनीमून हुआ देन आपको कल्चर शॉक मिलेगा. कल्चर शॉक क्यों होगा, क्योंकि आप वहां जाओगे तो आपको देखोगे कि जो हमारा वहां का लो कंटेक्स्ट है पावर, मेरा मतलब लो आपका पावर इंडेक्स है, ठीक है, हमारा हाई है. देन आपको ऐसा लगेगा कि जब आपका जो इमोशन हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट वाला, मतलब हम बहुत हाई कंटेक्स्ट के वो लो कंटेक्स्ट के, तो कहीं ना कहीं आपको कल्चर शॉक मिलेगा. देन आप धीरे धीरे क्या करोगे, एडजस्ट कर जाओगे, देन आप मास्टरी करोगे, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा. तो योर स्टेज इज 2. ठीक है. देन कम टू द फिनोमिना वेयर एक्सपेक्ट्रेट्स रिटर्न टू देयर होम कंट्री. सपोज करो 5 साल बाद वो रिटर्न होके आया अपनी होम कंट्री में. सपोज अब इंडिया से जो अमेरिका गया था वो अब लौट के आ रहा है. देन उसे अनएक्सपेक्टेड साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन होगा. तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्स कल्चर शॉक. जब आप अपनी कंट्री में दोबारा से आते हो, जब आप देखते हो कि उसको आपको कहीं ना कहीं आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है, आपको वहां की आदत पड़ चुकी होती है, देन यहाँ पे भी आपको री एंट्री पे भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा साइकोलॉजिकल, आपको जैसे कोई इंसान अगर 5 साल रह के आए तो उसे फिर यहाँ पे फेमिलियर नहीं लगता, तो वो कहलाएगा रिवर्स कल्चर शॉक. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. An MNC structure of subsidiary as an independent kingdom, staffing local top management, role strictly with citizen to their of that local host country. The preliminary mindset. उन्होंने बोला कि एक MNC स्ट्रक्चर है जो कि सब्सिडी का एक इंडिपेंडेंट किंगडम है. जैसे सपोज करो अमेरिका ने एक इंडिया में सब्सिडी करी, तो अब यहाँ पे क्या है, स्टाफिंग लोकल टॉप, वो कहाँ से ले रहा है, वो ले रहा है लोकल टॉप मैनेजमेंट से, जहां पे वो काम कर रहा है वहीं से हायर कर रहा है लोकल होस्ट कंट्री को. तो वो कैसा होगा, वो है पॉली
सेंट्रिक ओरिएंटेशन, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक अज्यूम करता है कि लोकल अच्छे से जानेंगे वहां का मार्केट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है होस्ट कंट्री नेशन है वही लोकल ऑपरेशन को फॉलो करता है। Then come to the question number 8. An international compensation per management. What is the tax equalization policy, express guarantee and expected employee? तो टैक्स इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है? जैसे सपोज करो एम्प्लॉय नेट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉय के पास उसकी लाइबिलिटी है कि उसको पे करना है। ओवरसीज विल बी आइडेंटिकल व्हाट दे वुड हैव पेड हैड दे रिमेन देयर होम कंट्री। तो ये कहीं ना कहीं सपोज करो इसमें टैक्स है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक सैलरी मिली, ठीक है, अब मुझे उसके अलावा जो मेरा होम कंट्री में जो टैक्स है उसको भी वो मुझे पेड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, टैक्स इंश्योर करती है कि कोई भी फाइनेंशियल टैक्स से ना हो, पेनल्टी ना लगे विंडफॉल ड्यू टू द फॉरेन टैक्स रेट। तो आपको वो क्या करेगा, फॉरेन टैक्स रेट का भी अगर आपका होम कंट्री का उससे ज्यादा है तो वो आपको एक्स्ट्रा देगा, ठीक है, ये होता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. An organization relocate the employee from an overseas subsidiary back to the corporate headquarters. The process of managing return and re-engineering them into home workforce is called the repatriation. अब मैंने आपको बताया कोई अमेरिका काम कर रहा है, अब वो द्वारा अपने हेडक्वार्टर की जगह आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेपेट्रिएशन बोलते हैं। रेपेट्रिएशन क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट जो फोकस करता है हमारे करियर पाथिंग में, रिटेन ग्लोबल टैलेंट्स, वो क्या करता है अपने साथ ग्लोबल टैलेंट्स लेके आता है, अपने साथ एक्सपीरियंस लेता है, उसे रेपेट्रिएशन। अगर सपोज करो क्वेश्चन है एक्सपेट्रिएट फेलियर रेट आर ड्राइव मोर बाई स्पाउस फैमिली इनएबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू कल्चर देन द एम्प्लॉय लैक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कॉम्पिटेंसी से भी ज्यादा, जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी की कमी से भी ज्यादा एक्सपेट्रिएट फेलियर रेट ज्यादा कब हो रही है, जब उसकी स्पाउस फैमिली, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो न्यू कल्चर में अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफन फेस सीवियर आइसोलेशन एंड लैंग्वेज बैरियर, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट नेटवर्किंग। यस, सबसे ज्यादा हमारा स्पाउस डिसेबिलिटी का ही होता है। फैमिली मेल एडजस्टमेंट होता है, टॉप कॉज है जिससे हमारा एक्सपेट्रिएट का वो रिटर्न हो जाता है ना, तो ये हमारा करेक्ट है। Then come to the question number 11. An MNC manage its talent strategy by clustering operating into regional geographical block like example Europe, Asian, moving manager friendly inside those boundary. This represent the परनेटर। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमने क्या किया रीजनल जियोग्राफिकल के बेसिस पे, जिसमें मैंने आपको बताया एशिया, यूरोप, इनके बेसिस पर करते हैं। तो आपको पता है रीजियो सेंट्रिक अप्रोच होता है। रीजियो सेंट्रिक अप्रोच ही जो होता है जो रीजनल टैलेंट मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो उसके ब्रॉडर ग्लोबल ट्रैक बाद में करता है, पहले वो रीजनल के बेसिस पे देखेगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. एंड मल्टीनेशनल जो होती है हमारी एमएनसी जो होती हैं, तो जो उसमें क्या होता है कि जो हमारा बिलीव करता है कि होम कंट्री नेशन सुपीरियर, तो जहां आपको लगे ना कि होम कंट्री सबसे ज्यादा सुपीरियर ट्रस्टवर्दी है देन द फॉरेन नेशन, तो ये किसके हैं, ये हमारे इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग। इथनोसेंट्रिक ही बताता है कि होम ऑफिस स्टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो उसी जैसी स्टाइल को रेप्लिकेट करता है वहां पे भी कंट्रोल करने के लिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. द ग्लोबल पे मेथोडोलॉजी of link the expatriate based salary directly to privilege the wage structure of local host country market is known as. तो आप वो ग्लोबल पे मेथोडोलॉजी क्या है कि जो वहां के, जैसे वो आप अमेरिका में काम कर रहे हो तो वहां पे भी उसकी जो सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं जो लोकल जहां पे वो काम कर रहे हैं ना उसी के स्ट्रक्चर होगा। क्यों? तो ये कौन सा मेथड्स कहलाता है, ये कहलाता है गोइंग रेट, मार्केट रेट। गोइंग रेट क्या होता है कि बेस्ड ऑन होस्ट कंट्री मार्केट रेट। सपोज करो कि आपका इंडस्ट्री, आप अमेरिका में, आपने इंडिया में अपना इंडस्ट्री किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे इंडिया में जो रेट चल रहा है उसी के बेसिस पे, जो वहां के पेयर्स को मिला है उसी के बेसिस पे आप उसको दोगे। Then come to the question number 14. An employee execute a series of brief international assignment lasting from a few weeks of several months, returning home between trip without the permanent regulation. This is the क्या कहलाता है, तो ये आपको पता है शॉर्ट टर्म कहलाता है। शॉर्ट टर्म कंप्यूटर असाइनमेंट क्या होता है कि आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, नीड विदाउट द मेजर कॉस्ट ऑफ फुल फैमिली रिलोकेशन। मतलब आप खुद गए, ठीक है, फ्यू वीक्स के लिए गए, बहुत सारे मंथ्स में आप कुछ मंथ के लिए जाते हो, फिर आप रिटर्निंग होम में जाते हो। तो इससे क्या होता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म कंप्यूटर असाइनमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि आपको मेजर कॉस्ट जो फुली फैमिली रिलोकेशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। Then come to the question number 15. An employee manager foreign operation and team from their home country office via digital collaboration platform with minimal physical travel. This profile क्या कहलाती है, तो ये वर्चुअल एक्सपर्टीज कहती है। जब आप कहीं ना कहीं सारे मैनेजर क्या होता है फॉरेन ऑपरेट कर रहे हो, उसकी टीम को देख रहे हो, कहाँ से, होम कंट्री से, किसके थ्रू, डिजिटल कोलैबोरेशन के थ्रू। तो वर्चुअल एक्सपर्टीज क्या होगी, लिवरेज है, कनेक्टिविटी है, लीड द क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव, अवॉइडिंग द ट्रेडिशनल फिजिकल रिलोकेशन। तो यहाँ से आपका पैसा बच जाता है।
Then come to the question number 16. An MNC bring a host country manager from an Indian subsidiary to live and work at a corporate headquarter in a New York for 2 years. This manager act as a क्या, तो उन्होंने बोला कि एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने होस्ट कंट्री मैनेजर फ्रॉम द इंडियन सब्सिडरी, ठीक है, होस्ट कंट्री जो मैनेजर था इंडियन सब्सिडरी को, उसे लिव एंड वर्क एट द कॉर्पोरेट, तो उसे बुला लिया न्यूयॉर्क के लिए 2 साल के लिए। तो वो मैनेजर एक्ट कैसे कर रहा है, तो मैनेजर हमारा एक्ट कर रहा है एज ए इनपेट्रिएट। इनपेट्रिएट क्या होता है, जब फॉरेन सब्सिडी रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर हेल्प, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जो आपकी जो सब्सिडी है अगर उन्हें हेडक्वार्टर में लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइज कर सकती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का, तो इंडिया को बुलाएगा ना कि हमारा ये रूल रेगुलेशन है ग्लोबल लेवल पर, हम इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन यू फॉर्म एडजस्ट adjust expertise base pay to cover the difference between the home country and host country cost of good housing tax and police है। उन्होंने बोला जब फर्म एडजस्ट करती है एक्सपेक्ट जो बाहर से आ रहा है उसके बेस पे को क्या डिफरेंस जो उसको होम कंट्री में मिल रहा था होस्ट कंट्री में जो कॉस्ट है गुड्स की, हाउसिंग की, रहने की, सामान खरीदने की, घर की, तो उसे हम क्या कहाँ एडजस्ट करता है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इसमें करता है। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है परचेजिंग पावर, जिससे उसकी जो रियल वेज है उससे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. एन एक्सपर्ट मैनेजर इवेल्युएट द लोकल सब्सिडी वर्कर्स यूजिंग होम ऑफिस स्टैंडर्ड इग्नोरिंग होस्ट कंट्री कल्चर नॉर्म वर्क हैबिट दिस एरेस्टेंट। उन्होंने बोला कि जो एक्सपर्ट मैनेजर है, जैसे कोई इंडिया का कोई अमेरिका गया तो वो सिर्फ अपने होम जो वहां पे इंडिया में हो रहा है उसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, होस्ट कंट्री कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा होता है, ये इथनोसेंट्रिक होता है, ठीक है, होम कंट्री वाइज होती है। जब इवैल्यूएट प्रोजेक्ट देयर ऑन कल्चर मैट्रिक्स इनटू डाइवर्स वर्कफोर्स डिस्टॉर्टिंग, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस स्कोरिंग मतलब डिस्टॉर्ट हो जाती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन इवैल्यूएटिंग ग्लोबल मैनेजर ऑब्जेक्टिव लिंक टू द कंक्रीट फाइनेंशियल रिटर्न प्रोडक्शन टारगेट मार्केट शेयर मैट्रिक्स, तो आपको पता है ग्लोबल मैनेजर इवैल्यूएट कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल रिटर्न्स दे रहा है, प्रोडक्टिव टारगेट दे रहा है, मार्केट शेयर कर रहा है, तो हार्ड गोल हो गया। जब आपका कमिटमेंट लॉयल्टी देखेगा तो सॉफ्ट गोल होगा। तो हार्ड गोल किस पे फोकस करता है, क्वांटिफिकेबल डाटा पे, सॉफ्ट गोल किस पे फोकस करता है, आपकी बिहेवियर पे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. एन एमएनसी मॉडिफाइड ग्लोबल गोल based on local constraint like a currency control, raw material shortage and political instability. This appraisal style used. तो मैंने आपको बोला कि मॉडिफाइड कर रहा है आपका ग्लोबल गोल को, ठीक है, कि बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, लोकल कंस्ट्रेंशन लाइक करेंसी कंट्रोल, ठीक है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, इनको देख रहा है। तो आपका होगा कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस वेरिएबल। कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होता है, यूनिक लोकल इन्वायरमेंट हर्डल्स आ जाती है जो कि अनफेयर परफॉर्मेंस स्कोर को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो कि उसमें रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई या फिर हो गई, तो अप्रेजल स्टाइल कौन सा करेगा, कंटेक्चुअल, उसकी बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. इन IHRM कंपनसेशन फ्रेमवर्क ई स्पेशलाइज्ड कैश अलाउंसेस अवॉर्डेड टू एक्सपेक्ट रिलोकेटेड एरिया विद अ सीवियर इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कोई ऐसा आपको वो इसलिए कंपनसेशन दे रहा है, इसलिए कैश दे रहा है क्योंकि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे वो सीवियर एक हजार्ड ये सिचुएशन है, मतलब डेंजर है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कश्मीर जाते तो उनके लिए एक अलग से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे जो पैसा दे रहे हो ना रिलोकेटेड, जहाँ पे हजार्ड है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो होगा हार्डशिप एंड लोकल प्रीमियम। सपोज करो कोई अमेरिका का अगर इंडिया में रहेगा तो उसको आपको हार्डशिप और लोकेशन प्रीमियम तो देना पड़ेगा। हार्डशिप प्रीमियम क्या होता है, इंसेंटिव मैनेजर टू टेक चैलेंजिंग असाइनमेंट, कोई ऐसा असाइनमेंट है लोकेशन में जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, कोई विलेजेस में जाना पड़ रहा है, तो उसको पैसा मिलता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच मैक्रो लेवल फोर्स प्रेशर एमएनसी टू लोकलाइज देयर एचआर प्रैक्टिसेस टू अलाइन विथ होस्ट कंट्री लेबर रेगुलेशन कल्चर हैबिट एंड इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा मैक्रो लेवल फोर्स प्रेशर है जो लोकलाइज करता है एचआर प्रैक्टिसेस को, मतलब एचआर प्रैक्टिस उन्हें लोकलाइज करता है विद द होस्ट कंट्री लेबर रेगुलेशन में। तो आपको पता है ये कौन सा होगा, लोकल रिस्पॉन्सिव ड्राइवर हो गए, मतलब जहां पे आप लोकल में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे वो उसकी प्रैक्टिसेस बनाएगा, ठीक है। तो लोकल रिस्पॉन्सिव फोर्स क्या होता है, कस्टमाइज पॉलिसी कंप्लाई विद द होस्ट कंट्री लॉ। जैसे अगर कोई अमेरिका का इंडियन है तो इंडियन के अकॉर्डिंग ही उसका जो रेगुलेशन कल्चर हैबिट इंस्टीट्यूशन सारी प्रैक्टिस उसके साथ अलाइन होगी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 23. The strategic tension HRM between maintaining consistent talent practices across the all global business unit versus the modified practices of local context. तो ये क्या है, तो देखो एक स्ट्रेटेजिक टेंशन क्या है, हमारे HRM क्या कर रहा है, मेंटेन करके रखती है, जो ग्लोबल लेवल इंटीग्रेशन को भी बनाना है और लोकल रिस्पॉन्सिव को भी बनाना है। तो ये है आपका बी, ठीक है। तो आपको पता है कोर HRM का डिलेमा ये रहता है कि उसे ग्लोबली भी मेंटेन करके रखना है, लोकल भी रखना है।
Then come to the question number 24. An organization give foreign subsidiary high autonomy to manage labor relation independency based on local law and union structure. तो ये कौन सी इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रेटजी है? तो अगर वो क्या कर सक रही है, जब आपको सब्सिडी जहां आपका है, आपका ब्रांच है, उसी के हिसाब से वो सारे लेबर रिलेशन को मैनेज करना, इंडिपेंडेंसी दे दिया कि यस आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए, अपने हिसाब से चलाइए, तो ये होगी हमारी डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब भी होता है जब आप हेडक्वार्टर को, सेंटर का मतलब होता है जब आप अपना जो हेडक्वार्टर है आपका, वहां से नहीं, जहां आपकी ब्रांच है ना, वहां जाके जो हेडक्वार्टर की जो पावर है आपने क्या की उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पूरा बिजनेस मेंटेन, जैसे अमेरिकन की कोई कंपनी है उसने इंडिया को पावर दे दी कि यस आप अपने हडल्स जो भी आ रहे हैं सेफ्टी नेविगेटिंग लोकल यूनियन मार्केट के साथ अलाइन करने के लिए, तो उन्हें अपने साथ बना लो। तो ये डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। According to IHRM literature, what is the Peter principle? Equivalent Hazard observed during the poor expatriate selection process. देखो पीटर प्रिंसिपल क्या होता है, पहले तो ये पूछा जाता है क्योंकि एक तरह की टर्मिनोलॉजी है ना। तो पीटर प्रिंसिपल जो है वो व्हाट इज द इक्विवेलेंट हजार्ड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पुअर एक्सपर्टीज सिलेक्शन प्रोसेस। ये क्या होता है, किसके बराबर होता है कि सपोज आपने एक खराब एक्सपर्टीज सिलेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेलेक्टिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑफ होम कंट्री टेक्निकल स्किल। सपोज करो कि आपने क्या किया, उसको सिर्फ टेक्निकल स्किल के बेसिस पर सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आपने उसके क्रॉस कल्चर अडेप्टेबिलिटी को मतलब देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। तो ये जो हायरिंग है टेक्निकल स्किल अलोन व्हाइल इग्नोरिंग इमोशनल रेजिलियंस एंड कल्चर एजिलिटी ऑफन ट्रगल। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो पुअर एक्सपर्टीज होती है, हमारा असाइनमेंट फेल हो जाता है। Then come to the question number 26. The W curve model of cross culture adaptation expand the classic U curve framework, adding their operational life cycle tracking dimension. तो देखो पहले क्या था, U curve था, ठीक है, U में, अभी इसको क्या है W curve ले लिया। यानी ये क्या है, तो ये क्या है, the re-entry re-adjustment phase experience during the replay। देखो U curve था कि जब आप कहीं काम किए थे, अब आप आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बैक आ गए, जैसे आप अमेरिका काम करके आ गए, देन आप इंडिया में आ गए, तो री-एंट्री रीएडजस्टमेंट फेज है ड्यूरिंग द रिपीटेशन। तो ये क्या है, फिर से उसको पूरा यहाँ का कल्चर ट्रेनिंग, उसको कंफर्टेबल फील कराया जाएगा जब वो घर पे आएगा। तो ये डब्ल्यू कर्व हो गया है ना। तो डब्ल्यू कर्व ट्रैक करेगा, डबल साइकिल दिखता है एडॉप्टेशन ऑफ फर्स्ट व्हेन मूविंग अब्रॉड, जब वो अब्रॉड गया जब उसका देखेगा, देन जब वो रिटर्निंग होम आया देन करेगा, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द डब्ल्यू। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कहलाया है, विच ग्लोबल ट्रेनिंग मैकेनिज्म एक्सपोज और एक्सपेट्रिएट कैंडिडेट टू रियल वर्ल्ड लैंग्वेज इमर्जन टू फील्ड साइमुलेशन एक्सरसाइज राइट बिफोर द डिपार्चर। उन्होंने बोला कौन ऐसी ग्लोबल ट्रेनिंग मैकेनिज्म कौन सी है जहां हम कैंडिडेट को रियल वर्ल्ड लैंग्वेज के साथ उसके साथ ट्रेनिंग देते हैं, देन और उसको साइमुलेशन करते हैं एक्सरसाइज, जब वो डिपार्चर जब वो जाना होता है तो उसके साथ हम एक तरह के, तो ये क्या होता है, प्री डिपार्चर क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग होती है। जब आपको जाने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे हम बोलते हैं। तो क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग क्या करती है, कहीं ना कहीं आपकी कल्चर एडवांसमेंट टाइमलाइन को रिड्यूस करती है, आपको प्रिपेयर करती है, आपको लैंग्वेज स्किल देती है और आपको कल्चर इंसाइट देती है बिफोर द रिलोकेशन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। इन अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन इन द कोऑर्डिनेट क्रॉस बॉर्डर सॉलिडिटी अगेंस्ट द मल्टीनेशनल एम्प्लॉयर। उन्होंने बोला कि ग्लोबल इंडस्ट्री रिलेशन है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड यूनियन को, जो कि कोऑर्डिनेट करती है क्रॉस बॉर्डर अगेंस्ट द कितने भी मल्टीनेशनल एम्प्लॉयर हो, लेकिन वो आपको देखती है कि यस ये सारा यूनियंस फॉलो हो रही है नहीं। तो आपको पता है कौन सी ग्लोबल यूनियन फेडरेशन होती है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी इंटरनेशनल यूनियन कंपेन को प्रोटेक्ट लेबर स्टैंडर्ड अक्रॉस द एमएनसी ग्लोबल फुटप्रिंट। Then come to the question number 29. When the dual career couple reject a global assignment because the spouse cannot secure a work permit in the host country, the firm face barrier. तो उन्होंने बोला कि एक डुअल करियर कपल है, जगह दो कपल है, सपोज हस्बैंड भी काम करते हैं एंड वाइफ भी काम करते हैं, तो ग्लोबल कपल रिजेक्ट अ ग्लोबल असाइनमेंट। क्यों वो ग्लोबल असाइनमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका स्पाउस है ना वो कैन नॉट सिक्योर अ वर्क परमिट टू होस्ट कंट्री, तो उनको परमिशन नहीं है कि उनका वो होस्ट कंट्री में जाके काम करें। तो ये कौन सा बैरियर है, ये होता है हमारा एक्सपेट्रिएट्स एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मोबिलिटी, ठीक है। क्योंकि डुअल करियर कॉन्फ्लिक्ट आता है, मेजर बैरियर है, क्योंकि आप एक अगर एक को परमिशन मिली दूसरे को नहीं मिली तो वो मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप क्या करती हैं, बिजनेस फर्म उनके स्पाउसेस को भी ऑफर करती हैं करियर, जिससे कि वो दोनों जाके अच्छे से काम करके आ चले।
Then come to the question number 30. The macroeconomic debate arguing that global HR practices are becoming uniform due to the technology globalization in convergence view. अपोजिंग व्यू कौन सा होता है? उन्होंने बोला कि जो हमारा ग्लोबल एचआर प्रैक्टिसेस है अब वो यूनिफॉर्म बन गई, एक जैसे बन गई हैं किसके कारण? टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये होता है कन्वर्जेंस व्यू। इसका अपोजिट होता है डाइवर्जेंस व्यू होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस व्यू क्या होता है कि स्टेट डीपली इम्बेडेड नेशनल इंस्टीट्यूशन कल्चर रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन। जब आप सिर्फ अपने ही कल्चर रजिस्ट होते हैं, आप ग्लोबलाइजेशन नहीं जा पाते। कीपिंग लोकल एचआई स्टाइल डिस्टिंक्ट, हर उसकी जो लोकल एचआई स्टाइल उसकी अलग होती है ना, तो वो डाइवर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस मतलब सबके लिए यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस, डाइवर्जेंस होगा बेस्ट रेट। देन कम टू द मेंटरिंग एंड कोचिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1, इन एचआर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द कोर्स स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग। आपको पता है कोचिंग क्या होती है कि इमीडिएट टास्क परफॉर्मेंस, जैसे मुझे आपको कुछ सिखाना है तो मैंने आपको दे दी, लेकिन मेंटरिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म करियर होती है, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए होती है। तो याद रखिएगा, जैसे आप कभी किसी चीज की कोचिंग लेते हो तो वो कोचिंग होगी टास्क ओरिएंटेड, एंड मेंटरिंग का होगी रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, कि जैसे मैं अब पीएचडी काम कर रहा हूँ तो वो मेरा मेंटर है, वो मुझे 5 ईयर तक मेरे साथ मुझे एक्सपर्टीज सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पीटर सेंगर लैंडमार्क बुक द 5th डिसिप्लिन विच इज फॉलोइंग नॉलेज। देखो आप याद रखिएगा, पीटर सेंगर ने क्या दिया था? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दी थी जिसके 5 डायमेंशन बताए थे हमारे टोटल। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो आपको पता है पर्सनल मास्टरी होती है, ठीक है, शेयर्ड विजन, देन आपका सिस्टमेटिक थिंकिंग भी है, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी। कौन सा नहीं है? आपका सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी हायरार्की नहीं है 5 डिसिप्लिन में। देखो आपका पर्सनल मास्टरी शेयर विजन होगा, मेंटल मॉडल नहीं होता। ठीक है, मेंटल मॉडल भी होता है, ठीक है, क्योंकि टीम लर्निंग कैसे तरीके से करना है। देन सिस्टमेटिक थिंकिंग भी है, सिस्टमेटिक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी हायरार्की नहीं है। तो आपके 5 कौन से याद रखो? पर्सनल मास्टरी, ठीक है, मेंटल मॉडल्स, शेयर विजन, टीम लर्निंग एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। ये हमारा 5 डिसिप्लिन है, हमारा सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी हायरार्की नहीं होता। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, A quality circle is a small group of employees doing similar work who meet voluntary regularly to identify, analyze, solve work-related problem. Where was the concept first popularized? उन्होंने बोला कि क्वालिटी सर्कल किसने दिया था? सबसे पहले आपको पता हो जापान में हुआ था, और ये स्कावा एंड डेमिंग ने दिया था। ये क्या होता है? एक स्मॉल सिमिलर वर्क होता है जो ग्रुप के लोग होते हैं एक जैसे, फिर वो प्रॉब्लम को वॉलेंट्री आइडेंटिफाई करते हो, देन एनालिसिस करते हो, देन सॉल्व करते हो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो ये क्वालिटी सर्कल पॉइंटेड इन जापान 1960 फोकस ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बॉटम ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, इन द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम थिंकिंग इज डिस्क्राइब एज द 5th डिसिप्लिन बिकॉज ए प्राइमरी फंक्शन। तो जो सिस्टमेटिक जो है थिंकिंग वो हमारा 5th डिसिप्लिन कहलाता है, क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑटोमेटिक पेरोल रीजन नो, इंटीग्रेट द अदर 4 डिसिप्लिन इनटू कोहेरेंट बॉडी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करता है? सारे 4 डिसिप्लिन को कोहेरेंट मतलब डिसिप्लिन को कोहेरेंट करता है थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में, उसे एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल देखता है। तो आपको पता है पीपल सी पैटर्न इंटर रिलेशनशिप रेदर देन द आइसोलेटेड स्नैपशॉट। Then come to the question number 5. Which specialized mentoring model pair senior executive with the junior employee, especially to help the executive learn about the new digital technology? ये कौन सा ट्रेंड है? जब आपका जो मेंटरिंग मॉडल है ना, जब आपका जूनियर जो आपका आता है एम्प्लॉय वो आपको हेल्प कर रहा है, सीनियर को हेल्प कर रहा है न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल ट्रेंड के बारे में, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स मेंटरिंग। रिवर्स मेंटरिंग होती है फ्लिप द हायरार्की, पहले हमारे सीनियर हमें हेल्प करते थे, अब यंगर आपका हेल्प कर रहा है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Under the Peter Senge framework, deeply ingrained assumption, generalize, even picture image that influence how we understand the word taking action are. तो आपको पता है ये कौन सा होते हैं? ये हमारे मेंटल मॉडल्स होते हैं। मेंटल मॉडल क्या होता है कि आपको क्या करते हैं? इंटरनल मैप है जो आपके बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एनकरेज करती है स्टाफ को चैलेंज करना, उनके मॉडल को रिफाइन करना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. इन द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी सर्कल हु एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइड द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द सर्कल एंड द रेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि कौन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है और सारे सर्कल को डायरेक्ट उससे लिंक होता है। तो आपको पता है ये कौन होता है? देखो कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है, सीनियर सुपरवाइजर होता है जो आपको गाइड करेगा, ट्रेनिंग देगा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में, और जैसे कि स्मूथ कम्युनिकेशन बना रहे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8.
When the HRD team execute behavior modeling as a training method, what is the core psychological principle pointed by Bandura being utilized? तो आपको पता है जब हम behavior modeling करते हैं तो ये social learning theory किसने दी थी? बंदुरा ने दी थी observation learning के बेसिस पे। तो आपको पता है behavior modeling क्या है? एक demonstration है, एक मॉडल को हमने फॉलो किया, देन उस पर रिहर्सल किया, देन उसको फीडबैक दिया, इस तरीके से थ्रू द पावर ऑफ social observation। Then come to the question number 9. The transfer of training refers to the extent which trainee effectively apply the KSO knowledge, skill, aptitude, organizations acquired training session back to the real job which model track input output condition this process। उन्होंने बोला कि एक अगर हमें किसी को ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग करी, इसका मतलब है ट्रेनी क्या कर रहा है कि ऐसो मॉडल कर रहा है ट्रेनिंग सेशन के लिए जिससे कि वो रियल जॉब पे आ सके। तो कौन सा मॉडल है जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट कंडीशन प्रोसेस है? तो आपको पता है ये हमारा बी है, क्योंकि जो बेल्डविन एंड फोर्ड मॉडल ट्रेनिंग ट्रांसफर क्या बताता है? एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क क्रिएट करता है कि किस तरीके से एनालिसिस करता है जो ट्रेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको डिजाइन करता है, देन एनवायरनमेंट करता है, देन लर्निंग ऑफ ट्रांसफर। इसने बोला कि जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रायोरिटाइज करती है टीम लर्निंग को ओवर द इंडिविजुअल लर्निंग लूप्स। यस, क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? टीम में सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। इन टीम इन्वायरमेंट इंडिविजुअल ग्रो फास्टर एंड टीम कलेक्टिव IQ ऑफन एक्सीड द IQ ऑफ स्मार्टेड इंडिविजुअल। तो इन्होंने बोला जो टीम इन्वायरमेंट है इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल ग्रो करता है फास्टर, और जो टीम कलेक्टिव IQ हमेशा ज्यादा रहता है देन द IQ ऑफ स्मार्टेस्ट इंडिविजुअल मेंबर। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन है। तो टीम लर्निंग क्रिएट अ सिनर्जी 2 + 2 = 5। जब एक साथ काम करेंगे तो कलेक्टिवली इंटेलिजेंस होगी जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज में एक अच्छे से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। What term is used in HRD to describe a process where an employee periodically switch from one specialized job to another, build cross function variety, reduce monotony। जब एक जगह से आप क्या कर रहे हो, जब दूसरे एक जैसा टास्क है, ठीक है, एक जगह से आप जा रहे हो, देन आप एक स्पेशलाइज जॉब है, आपने उसको जॉब किया अनदर डिपार्टमेंट में, लेकिन वो आपका सेम लेवल का है ना, तो मोनोटोनी रिड्यूस करने के लिए तो आपका आंसर होगा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होती है हमारी कि डेवलपमेंट टूल होता है। जब कोई मोनोटोनस बोर्डम फील करता है तो हम उसे क्या करते हैं? वेराइटी देते हैं, हॉरिजेंटल, हमेशा रखना हॉरिजेंटल वेराइटी देंगे, वो हमारा जॉब रोटेशन होगा। देन जॉब इनरिचमेंट होता है जब आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हाई लेवल की, तो जॉब इनरिचमेंट हो गया, ठीक है। जॉब सिंप्लीफिकेशन जब आपको जॉब को सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर दिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। Is a self-directed learning approach in HRD place the primary responsibility for diagnosis, learning need and selecting resources on board। उन्होंने बोला एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है अप्रोच है HRD प्लेस में, जहां प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि वो लर्निंग नीड को देखे। तो मैं बताऊँ सेल्फ डायरेक्ट में याद रखना है इंडिविजुअल लर्नर की होगी, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड ये है कि वो लर्निंग इंपावर करती है एम्प्लॉय को कि यस वो अपने ग्रोथ को चेंज करे, चार्ज करे, और कोड ट्रेट होता है नेचर प्रोफेशनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। Then come to the question number 13. In quality circle operation, which problem solving tool is commonly used for identify the root cause of production error by mapping the cause on effective? तो आपको पता है फिशबोन डायग्राम के थ्रू ही हम स्कावा ने दी थी, और इसे हम फिशबोन डायग्राम के थ्रू हम कौन कौन से कॉज इसके कारण ये हमारे एरर आ रहे हैं। Then come to the question number 14. Which specialized training methods involving placing a group of manager into the room where they are given a complex fictional business scenario must reach the census under the प्रोसेस? उन्होंने कौन सी ऐसी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मेथड्स होता है जिसमें हम ग्रुप को क्या करते हैं? एक रूम में रखते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, फिक्शनल बिजनेस सिनेरियो होता है, बिल्कुल उसी जैसा प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो आपको पता है ये कौन होते हैं? बिजनेस गेम एंड साइमुलेशन। बिजनेस गेम क्या होता है? साइमुलेट रियलिटी, जो रियल में हो रहा होता है उसमें हम इसी तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, फोर्सिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करें, स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाए, देन उसके कंसिक्वेंसेस के बेसिस पर डिसीजन। Then come to the question number 15. The concept of double loop learning जो एग्रेस ने दिया था, आपको पता है सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट अलाउ वर्कफोर्स। तो डबल लूप लर्निंग क्या है? क्वेश्चन एंड अल्टर द अंडरलाइंग नॉर्म्स, वैल्यू, पॉलिसी गवर्न देयर वर्किंग बिहेवियर। वो द्वारा से क्या करता है कि एक सिंगल लूप लर्निंग क्या होता है? फिक्स एरर होते हैं, ठीक है, कि एक बार एरर हो गया आपने उसको करेक्ट कर दिया। लेकिन डबल लूप लर्निंग क्या होता है? फिक्स द रीजन बाई एरर चैलेंजिंग करेक्ट सिस्टमेटिक। तो वो रीजन देखता है, क्वेश्चनिंग करेगा, अल्टर करेगा नॉर्म्स, वैल्यू, पॉलिसी द्वारा से कि जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा HRD यूनिट 3
पूरा 160 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप प्लीज इसको ऐसे एक क्वेश्चन कर लिया नहीं, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।